सबकी के चेयरमैन और मैनेजमेंट के लोग और आए हुए सब गणमान्य सदस्य और बहुत ही दूर दूर से आए हुए जो कि इन्फॉर्मेशन को जो काम करने की एग्रीकल्चर से, इंडस्ट्री से, एक्सपोर्ट से कितनी भूख है इस समाज को, इस डायमंड समाज को कि वो चाहिए हमें, वो वहाँ बाहर नहीं मिल रहा, कहीं एक जगह इकट्ठे होकर हम कर सकें। एक्सपोर्ट्स के ऊपर बहुत सारी बातें कह दी गई हैं। मैं तो अपने पार्ट की बात कहूँगा कि एक्सपोर्ट जो है पैसा कैसे मिलता है ये थोड़ा सा ध्यान है। काम करने का तो हमें सब जगह पता है कि पैसा जो है ऑर्डर ले आएंगे हम, लेकिन बैंक फिनांस कैसे मिलेगा ये थोड़ा सा ये छूट गया है सब्जेक्ट। इसके ऊपर मैं फोकस करूँगा ताकि आप लोगों को पता लगे। आईईसी कोड मिल गया, हमने कमोडिटी जो है उसका लाइसेंस ले लिया, हमने जगह ले ली, अब फिनांस के लिए कैसे जाएं। अब फिनांस के बारे में थोड़ा सा एक्सपोर्ट में जब भी हम काम करें, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसको जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। गवर्नमेंट हर साल जो है अपना टारगेट सेट करती है एक्सपोर्ट का। जैसे इस साल 26 का जो टारगेट है 850 बिलियन डॉलर का टारगेट है। वो टारगेट हर कंट्री का अलग अलग, हर कमोडिटी का अलग अलग होता है। वो हमारी जो कमोडिटी है जो हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उस पर फोकस करना जरूरी है। चाहे मेरी गारमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे मैं इंडस्ट्री से हूँ, एग्रीकल्चर से हूँ, चाहे फिशरी है, जो भी है, फ्रूट्स, वेजिटेबल, हम उस कम्युनिटी पे फोकस करें। और फ्रेंड्स, सामने वाली पार्टी कैसी है वो फिनांस लेने के लिए हमें बड़ा इम्पॉर्टेंट है जानना कि मेरा बायर किस तरह का है, क्यों मेरा रिस्क है। बैंक को चाहिए रिस्क जो है बैंक का वो पूरा कवर करेगा। तो हम जो है एक्सपोर्ट का जब फिनांस ढूंढेंगे, हमें फिनांस की बात चल रही है यहाँ, कैसे किया जाए, तो बायर को जो जानना बहुत ज़रूरी है। जिससे ऑर्डर हमारा आ रहा है उस बायर को हम जान लें। कैसे जानें? जैसे यहाँ पर हम सिविल देखते हैं, वहाँ बायर की भी डन बेडशीट से हम रिपोर्ट ले लें या और किसी कंपनी से ले लें। सबसे पहले ऑर्डर लाने से पहले प्लीज़ एक्सपोर्ट कम्युनिटी में जो भी जाना चाहते हैं वो जान लें कि बायर के बारे में, बायर की किचन में क्या पकता है, R&D। जब मैं एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट पे अपना कोई डिसीजन लेता था तो मैं सबसे पहले बायर की CR देखता था कि मेरा पैसा आएगा कि नहीं आएगा। पैसा बैंक से ले लेना आसान है, लेकिन उसको रियलाइज़ करना, लाना बड़ा मुश्किल है। तो बायर को जान लो, बायर की CR ठीक आ जाए, उसके बाद जो है हमने पॉलिसी गवर्नमेंट की देख ली। अब पैसा जो है कैसे होगा, हमें कैसे मिलेगा। ऑर्डर मेरे पास आ गया, ऑर्डर की जो है FOB वैल्यू जो है उसके ऊपर ही हमें पैसा देना होता है बैंक को। जो ऑर्डर है उसके ऊपर आपकी जो फ्रेट इंश्योरेंस का पैसा तुम्हें खुद लगाना पड़ता है। हम उसको डाउन करने के बाद अपनी FOB वैल्यू निकालते हैं। FOB वैल्यू पर फिर आपका मार्जिन भी आता है। मार्जिन लगाने के बाद जो वैल्यू है उसके ऊपर आपको PC मिलता है। बैंक का पैसा दो तरह से मिलेगा। एक्सपोर्ट के, खासकर एक्सपोर्ट की बात चल रही है यहाँ, चाहे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की बात हो, चाहे हो कोई भी एक चीज़ का एक्सपोर्ट कर रहा हो, तो आपको पहली स्टेज मिलेगी पैकिंग क्रेडिट, ताकि आप उसको माल को बनाकर तैयार करके उसको जो भी तरीके से, मल्टी मॉडल से, रेल से, रोड से, शिप से, जैसे भी जाए। दो तरह से माल जाता है, आइदर शिप से जाता है या हवाई एयर से जाता है। तो हमें जो बिल ऑफ लेडिंग मिलेगा वो मिलेगा जब हम माल तैयार कर लेंगे। तो PC जो है वो पहली स्टेज है। आपके पास अब PC बना लिया आपने बैंक से और अपना माल बनाना शुरू कर दिया। माल बन के तैयार हो गया, आपने कस्टम में दिया, CHA ने कस्टम से पास कराया, आपको BL मिल गया, शिपिंग बिल मिल गया। और वो शिपिंग बिल जो ले आके आप बैंक को देंगे और बैंक उसको फिर आपको एडवांस देगा, उसको बोलते हैं पोस्ट शिपमेंट। अब पोस्ट शिपमेंट जो लिया है आपने,
ये आपने पैकिंग करके माल दे दिया, एक्सपोर्ट के अंदर चला गया, आपको बिल मिल गया, वो जो पोस्ट शिपमेंट है उससे आपको पैसे दे के आपका पैकिंग रेट एडजस्ट हो जाएगा। अब आपका एडवांस रह गया पोस्ट शिपमेंट। पोस्ट शिपमेंट में दोस्तों जब ऑर्डर हम लेते हैं हमें बड़ी थोड़ी चालाकी करनी पड़ती है। एज ए एक्सपोर्टर हमें जानना जरूरी है कि मुझे पैसा जल्दी चाहिए, मैं अपने पैसे को बाहर छोड़ नहीं सकता। तो दो तरह से हैं, डीपी बेस और डीए बेस। अगर मेरी क्वालिटी अच्छी है और मेरी जो है प्रोडक्ट को अच्छी जो है डिमांड है बाहर, तो मैं डीपी बेस पे ट्राई करूं। डीपी का मतलब है कि गया 7 दिन के अंदर एक्सेप्टेंस में पैसा वापस आ गया। और डीए है अगर, तो डीए तो उसको 20 दिन चाहिए, 30 दिन चाहिए, 2 महीने चाहिए, वो डिपेंड करता है बायर का क्या टर्म्स है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए हम डीपी बेस जो है डॉक्यूमेंट लें। डीपी बेस लोगे डॉक्यूमेंट तो आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल चलता रहेगा, आपका पैसा आता रहा करेगा, आप काम में लगे रहेंगे। जितना साइकिल अच्छा चलेगा उतना प्रॉफिट ज़्यादा कमाएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे तो बैंक का पैसा भी उतरेगा, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी अच्छी बनेगी और एक आप अच्छा एक्सपोर्ट का व्यापार कर सकेंगे। दोस्तों पैसा बैंक से ले लेना आसान है, लेकिन इंटरनेशनल प्रैक्टिस यूसीसी 600 ये भी थोड़ी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। जब कोई भी प्रैक्टिस चलती है एक्सपोर्ट की या इंपोर्ट की, तो वो एक इंटरनेशनल लॉ हैं जो फॉलो किए जाते हैं यूसीसी के, उसको जानना भी जरूरी है। ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, वो ज़्यादा थ्योरी टाइप हो जाएगी। हम एक ही क्लॉज याद रखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, सेक्शन 4 है उसकी, वी डील इन डॉक्यूमेंट नॉट इन गुड्स। जो एक्सपोर्टर में बताना थोड़ा करना चाहते हैं वो जान लें, बैंक हमेशा डॉक्यूमेंट देखता है, हमें नहीं पता होता माल में कहाँ जा रहा है, क्या माल जा रहा है। थोड़ा ध्यान रखना है कि बैंक को सिर्फ डॉक्यूमेंट प्राइम फेसी चाहिए, अच्छे वाले डॉक्यूमेंट जो कि प्राइम फेसी जो कंप्लायंस है आपके ऑर्डर में वो पूरी हो जाए। अगर कंप्लायंस पूरी नहीं हुई तो बैंक डॉक्यूमेंट डिस्क्रिमिनेट कर देता है और आपको वो पैसे पोस्ट पेमेंट स्टेज पे नहीं दे पाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमें पैसे जो हैं मिलें। एक्सपोर्ट में जब फंड मिलेगा तभी आपका जो है साइकिल चलेगा और आप जो है काम कर पाएंगे। कुछ एजेंसी हैं जो आपको हेल्प करती हैं, जैसे क्या है ECGC, स्मॉल एक्सपोर्टर, और जो मीडियम एक्सपोर्टर है, लार्ज भी इवन, सबको ECGC इकोनॉमिक क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन आपको 2 तरह के रिस्क देती है। एक रिस्क देती है आपको इंडिविजुअल बायर का, आपका बायर है, आपको पता है कि इसका इतनी जो कवरेज होनी है वो आप ECGC से पॉलिसी ले सकते हैं। अगर आपने ECGC पॉलिसी से पर बायर लेनी है, इंडिविजुअल बायर लेनी तो भी मिल जाएगी, अगर ओपन लेनी पॉलिसी तो भी मिल जाएगी। तो आपकी सारी शिपमेंट जितनी भी जाती है, चाहे USA में गई, चाहे आपका वियतनाम में गई, बांग्लादेश गई, जहाँ भी गई, सब जगह की कवरेज जो है ECGC दे देगा। ECGC 2 तरह के रिस्क कवर करता है। एक तो करता है इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर, अगर बायर उड़ गया, पैसे नहीं दे पाया तो ECGC आपका रिस्क कवर कर देती है। और दूसरा होता है पॉलिटिकल रिस्क, पता नहीं कोई दिक्कत आ जाए, तो ये 2 तरह से जो है रिस्क कवर करती है। आपने हर स्टेज पे अपने शिपमेंट को कवर करना है। हमारा पैसा लगा हुआ, बैंक का भी पैसा लगा हुआ है, तो हमें किसी भी स्टेज पे लूज एंड नहीं होना, जिससे कि हमारा प्रॉफिटेबिलिटी बनी रहे और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी के साथ साथ हमारा बिजनेस स्टे करे और हम मार्केट में स्टे कर सकें। कई बार केस होते हैं ऐसे कि जहाँ पर पेमेंट नहीं आती, टाइम लगता है पेमेंट में, तो वहाँ डिस्काउंट भी करना पड़ता है, कुछ ना कुछ करके फिर आगे निकलना पड़ता है। तो आप ऐसे करेंगे कि आप एक्सपोर्ट करें अपनी कमोडिटी को ठीक तरह कर लें, चूज़ करें, बायर को ठीक करें, बायर की CR देख लें। बायर बहुत तरह के मिलते हैं, आप उसको जो है जितना इस पे होमवर्क कर लेंगे उतना आपका एक्सपोर्ट बिजनेस जो है अच्छा हो सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ किसी का कोई एक्सपोर्ट में कोई हो क्वेश्चन
कोई केस अड़ा हो, कुछ हो तो पूछ सकते हैं प्लीज़, एनीथिंग। अदरवाइज ये जो है शुरुआत करने में लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट के साथ साथ ये जो रिक्वायरमेंट है जो बताई फिनांस की, ये बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच सबकी का, और जितने भी जो लोग शुरू करना चाहते हैं इसके लिए करें, बहुत अपॉर्चुनिटी है और गवर्नमेंट का टारगेट भी है, हम भी उस चीज़ को अचीव करके आगे बढ़ें। थैंक यू जी को कि वो आएँ और अपने विचार हमारे सामने रखें। सर प्लीज़ एक बार जोरदार तालियों सर का स्वागत कीजिए। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मुझे ये मौका मिला है और बड़ा अच्छा लगा मुझे, और ये जो आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स है समृद्धि भारत, तो इसमें जो भी स्पीकर आए, जिन लोगों ने भी बताया, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि एक कॉमन मैन नहीं जानता है। मैं गांव का आदमी हूँ, मैं एक किसान हूँ, और हमारे पास खेती भी थी, तो हम खेती करते नहीं थे, हमारे वालिद वगैरह भी नहीं करते थे, हम बटाई पे दे देते थे। तो जो लोग जोतते थे, खेत हमारा संभालते थे, वो कहते थे आखिर में हमें तो कुछ नहीं बचा है, हमारा जो है कॉस्ट जो है वो रिकवर नहीं हुआ है। तो हमारे वालिद साहब और हमारे ग्रैंडफादर वगैरह भी, वो भी कहते थे कि ठीक है मत दो, कम दे दो, थोड़ा दे दो। और आज भी मैंने कई किसानों से, कई लोगों से मैं जब गांव जाता हूं तो पूछता हूं, तो दे आर नॉट एबल टू रिकवर द कॉस्ट। खेती में क्या खेती करते हैं वो, गेहूं है, चावल है, दाल है, मसूर, चना, यही सब। अभी उनको वो टीचिंग या वो अवेयरनेस जो है की ज़रूरत है पूरे इंडिया में। जिनके पास 2 बीघा 4 बीघा खेत है या ज़्यादा भी खेत है, वो तो सर्वाइव कर लेते हैं, कुछ इक्विपमेंट वगैरह रख के, ट्रैक्टर ये वो इरिगेशन वगैरह का इंतज़ाम करके। लेकिन ये जो ये हॉर्टिकल्चर बेस और एग्रीकल्चर का जो मॉडिफाइड जो प्लेटफॉर्म है, और ये जो मॉडर्न टाइप की जो एग्रीकल्चर पद्धति है, ये सारी चीज़ें हैं, इसकी अवेयरनेस की ज़रूरत है पूरे इंडिया के यूथ को और किसानों को और गांव के लोगों को। और इसके साथ जैसे हम लोग, तो मैं NSIC में हूँ, हमारे सतीश सर हैं, हमारे सीनियर हैं, वो भी पढ़ाते हैं, हम लोग EDP पढ़ाते हैं, है ना, कि कोई इंडस्ट्री लगा लो, कोई कारखाना लगा लो। मैं कभी कभी कहता हूँ कि यार ये वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत मुश्किल है, सभी लोग सर्वाइव नहीं कर पाते, झेल नहीं पाते, 1 साल 2 साल उनके पास पेशेंस ही नहीं है। लेकिन क्यों नहीं एग्रीकल्चर के ऊपर काम किया जाए? इसके ऊपर काम हुआ नहीं है, हुआ ही नहीं है। आज़ादी के बाद से लेकर के इसके ऊपर काम नहीं हुआ है। तो आज ये ज़रूरत है, आज जो इन्फॉर्मेशन है सारी मिली है, और ये सारी बातें जो है ये आगे भी फैलाई जाए और सबको पहुंचाई जाए ये बातें, कि हम जैसे कि बच्चों को EDP भी कराएं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी कराएं, और एग्रीकल्चर बेस्ड जो नॉलेज है वो भी हम सबको प्रोवाइड करें, सबको दें, सबको बताएं। इससे हमारे देश की तरक्की है। ओनली नॉट फॉर के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हम कर लें या सर्विस सेक्टर में काम कर लें, हमारा जो GDP का जो वो है कंट्रीब्यूशन है बहुत कम है एग्रीकल्चर में। तो इसलिए इसकी ज़रूरत है, और ऐसे प्रोग्राम बहुत अच्छे प्रोग्राम हैं, और इसको और फैलाया जाए, सब लोगों तक समझाया जाए, और बहुत बड़ी बात है। मैं भी इस पर काम करूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं भी अटैच हो जाऊँ इससे। थैंक यू वेरी मच। आपने कहा आपको 2 मिनट चाहिए। आपको पता होगा सर वैसे तो कि अंधकार को मिटाने के लिए सूरज की एक किरण ही काफ़ी होती है। आपके जो विचार थे वो इतने मोटिवेशनल थे कि मुझे नहीं लगता कि उसको सुनने के बाद जो यहाँ पे एग्रीकल्चर बेस्ड बिजनेस करना चाहते हैं वो पीछे रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये जो
चौहान साहब ने सबकी चलाई है, ये बहुत अच्छा है, बहुत इम्पोर्टेंट है और हम सभी को प्रेरणा मिलती है कि आगे बिजनेस अपना एस्टेब्लिश करें। तो एमसीडी में कॉन्ट्रैक्टरशिप के रजिस्ट्रेशन के लिए कभी किसी को ज़रूरत पड़े तो मैं उसके लिए थोड़ा हेल्प करूँगा। मैं एमसीडी से चीफ इंजीनियर रिटायर हूँ 30 अप्रैल 2024 में और बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।